गुड मॉर्निंग। फिजिक्स 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर में आवेश एवं विद्युत क्षेत्र में आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। वो टॉपिक है कूलाम का नियम, है ना। लेकिन उस कूलाम के नियम को बताने के पहले आप लोगों को कुछ और जानकारी हम ये दे दें कि जो इस चैनल में ये जब प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो प्ले लिस्ट में 11th क्लास फिजिक्स हिंदी मीडियम, 11th क्लास फिजिक्स इंग्लिश मीडियम, 12th क्लास फिजिक्स इंग्लिश मीडियम, 12th क्लास फिजिक्स हिंदी मीडियम, ये प्ले लिस्ट में सब कुछ है। तो जब आप 12th हिंदी मीडियम में जाएंगे तो वो आपको वहाँ पर ये सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ी सी क्या है, एक प्रॉब्लम है, कुछ आवाज़ कम आती है, इसलिए हम उसको नए सिरे से इसको बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझा देंगे। यदि आपको लिखना चाहेंगे कि हमको लिखने के लिए मिल जाए तो आप उस प्ले लिस्ट में आप जाके कूलाम नियम को आप लिख सकेंगे डिटेल में। यहाँ हम केवल उसको समझाए देते हैं। इसमें कुछ आवाज़ कम थी इसलिए इसको नए सिरे से, ठीक है। और वैसे प्ले लिस्ट में पूरी फिजिक्स है, उसमें आप जाएंगे तो कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के लिए आपको बता दें, दो आवेशों के बीच ये बल लगता है। दो आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच, जैसे मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर है ना, इसके यदि आप उस प्ले लिस्ट में आप क्रम से पढ़ेंगे तो सब कुछ है। थोड़ी आवाज़ कम है, बस हो गया, है ना। फिर भी आप इसमें भी देख सकते हैं, पर लिखने के लिए डिटेल में आप वहाँ से लिख लेंगे। यहाँ केवल हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, लिखेंगे नहीं, टोटल थ्योरी खासकर नहीं लिखेंगे। थ्योरी यदि आपको लगेगा कि सर लिखवा दिए ऐसा लिखने को मिल जाए तो उस प्ले लिस्ट में जो पीछे वाले वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक आवेश हम ले लेते हैं Q1 और दूसरा आवेश ले लेते हैं Q2 और इनके बीच की दूरी ले लेते हैं क्या है, R। तो कूलाम के द्वारा ये बताया गया कि इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल लगता है। इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल लगता है। आवेश सजाती होंगे तो प्रतिकर्षण और विजाती होंगे तो आकर्षण। दो आवेश यदि सजाती रहेंगे, एक जैसे रहेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और अलग अलग वाले होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो यानी दो आवेशों के बीच एक बल लगता है। उस बल को हम माने लेते हैं क्या है, F है। तो इन्होंने क्या कहा है कि इनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो बल चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण, ठीक है ना। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। परिमाणों का मतलब होता है कि आवेश का मान चाहे धन में हो चाहे ऋण में, हमको मान लेना है उसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आवेशों का गुणनफल होगा अनुक्रमानुपाती में, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस बल की जो दिशा होती है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, ठीक है ना। यदि हम दो आवेश Q1 Q2 ले लिए, R दूरी पर ले लिए, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 होगा और यह प्रोपोर्शनल 1/r² होगा। और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। दोनों को यदि हम संयुक्त रूप में लिखते हैं, दोनों को संयुक्त रूप में लिखने पर यही क्या आ जाएगा, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो F = A Q1 Q2/r²। ये नीतांक है, नीतांक कुछ भी ले लो, A B C K कुछ भी, है ना। जहाँ A
एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसका मान मापन पद्धति तथा माध्यम पर निर्भर होता है, माध्यम पर निर्भर होता है। मतलब अलग अलग पद्धति में अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो इनके द्वारा CGS पद्धति में बताया गया है और SI पद्धति में, ठीक है ना। कूलाम के द्वारा बताया गया कि CGS पद्धति में हमें इस नियतांक का मान क्या लेना है। तो CGS पद्धति में निर्वात या वायु के लिए ए का मान 1 बताया, इन्होंने बताया, हम नहीं बोल रहे हैं कि हमसे कह दो सर 2 ले ले। कूलाम ने जो बताया, कूलाम का नियम पढ़े तो कूलाम के द्वारा 1 बताया गया है। CGS पद्धति में निर्वात वायु के लिए A बराबर 1, तो यही F बराबर क्या हो जाएगा 1, तो यानी Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और ये इसका मात्रक क्या होगा, ये बहुत डेंजर वर्ड है, डाइन, ठीक है। तथा SI पद्धति में क्या होगा, निर्वात या वायु के लिए, तो इन्होंने बताया कि A बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पढ़ो चाहे एप्सिलॉन 0, है ना। निर्वात की विद्युतशीलता है, इसको कहते क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है ये, है ना। तब ये क्या हो जाएगा, F बराबर A की जगह इसको लिख देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और ये बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है ना। अब देखिए, ये बल जो है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बल जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इकट्ठा लिख दे तो ये आया। प्रोपोर्शनल हटाए तो एक नियतांक ले लिए, और इस नियतांक का मान अलग अलग पद्धति अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। तो CGS में A बराबर 1 लिया गया, लेकिन 1 जो है वो किसके लिए है, निर्वात वायु के लिए है। और ये भी SI में A बराबर इतना है, लेकिन किसके लिए है, निर्वात वायु के लिए। अब मान लीजिए कह दिया जाए, कह दो कि सर निर्वात वायु ना हो कोई और हो तो क्या होगा, तो कोई और के लिए भी इन्होंने कहा है ना। तो उसको देखते हैं। यदि यही फार्मूला अन्य माध्यम के लिए लिखा जाए, अन्य माध्यम में लें, लेकिन CGS लें, तो A बराबर 1, या अन्य माध्यम में यही फार्मूला F बराबर 1/K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये डाइन अन्य माध्यम में, ये CGS वाले में है, ठीक है ना। और F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और ये न्यूटन, ये SI वाला है। बात को समझिए कि CGS में A बराबर 1 लेंगे, कब, जब निर्वात वायु रहेगा। A बराबर 1 लिया गया है निर्वात वायु के लिए, और SI में निर्वात वायु के लिए A बराबर इतना लिया गया है। और यदि यही अन्य माध्यम है तो 1 न लिखकर 1/K लिख दिया गया है, और इसमें 1/4 इसके साथ K और आ गया है। और जहाँ K को क्या बोलते हैं, जहाँ K परावैद्युतांक, K क्या है, परावैद्युतांक है। K क्या है, परावैद्युतांक। ये K का जो मान होता है, एक होता है वायु के लिए K बराबर 81 होता है, जल के लिए K बराबर 2 होता है, शायद कांच के लिए वो K बराबर 2 होता है, मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल के लिए ऐसा कुछ है। K बराबर इन्फिनिटी होता है धातुओं के लिए, धातुओं के लिए। और वैसे K का मान 1 से बड़ा होता है, ये भी जान लो।
कहेंगे के बराबर 1 वायु के लिए माना आ जाता है, होता नहीं है, 1 से ज़्यादा ही होता है। के का मान सब के लिए 1 से ज़्यादा ही होता है, वायु का 1 माना आ जाता है। 81 जल के लिए है। मिट्टी के तेल के लगभग 2 होता है, जिसमें थोड़ा बुक में एक टेबल बना हुआ जो बस जिसमें बहुत सा दिया हुआ है ना, पॉइंट में कुछ और अंतर हो सकता है। और ये केवल धातुओं के लिए के का मान क्या होता है, इन्फिनिटी है। 8 न सोचना लेना कि 8 लिखे हैं लेटा के, इन्फिनिटी है ना, ये 8 नहीं है। और ये के का मान हमने ये बोला है कि 1 से ज़्यादा ही होता है। जो परावैतवांक का मान होता है वो सब के लिए क्या होता है, 1 से ज़्यादा ही होता है। वो वायु का 1 मान आ लिया जाता है, जबकि वो भी होता 1 से बड़े है। ठीक है ना। तो ये रहा। अब यहाँ पर ये बता दें इसका, इसमें कभी कभी के को एप्सिलॉन आर भी लिखा जाता है, जिसे माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ध्यान देना, के को एप्सिलॉन आर भी लिखा जाता है, ठीक है, जिसे माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये फार्मूला जो लिखा है, ये इसी को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये है ना। तो ये के की जगह पर एप्सिलॉन आर। अब के क्या होता है, परावैतवांक कहलाता है, और एप्सिलॉन आर लिखा है तो माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये। अब के और आपेक्षिक विद्युतशीलता का कोई मात्रक नहीं होता है। अब यहाँ पर इसका आंगिक मान भी कुछ होता है, देखिए। किंतु यहाँ पर ये बता दिया जाए कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये न्यूटन। ठीक है ना। ये है कूलम के नियम में जब कोई सवाल हल करेंगे तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ बातें और हैं जो बता दें। इसमें आपने ये देखा कि वायु में क्या है, वायु में F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब परावैद्युतांक में क्या देखा, परावैद्युतांक में F' = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब इन दोनों को एक दूसरे से भाग कर दिया जाए तो क्या आएगा, F' = क्या आएगा, के ऊपर चला जाएगा तो के, तो यानी F' = क्या आएगा, F/K। इसका अर्थ हुआ कि परावैद्युतांक में बल घटेगा। परावैद्युतांक में बल का मान क्या होगा, घटेगा। F' बराबर F/K। परावैद्युतांक में बल का मान घटता है। बल का मान सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, वायु माध्यम में। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, इतना तो क्लियर हो गया ना, परावैद्युतांक में बल का मान घटेगा। अब यहाँ देखो, ये मान लो वायु है, यहाँ पर क्या है, जल है, और यहाँ पर मान लीजिए क्या है, हमने कहा मिट्टी का तेल मान लो, है ना। इसलिए
अब जब वायु के लिए फार्मूला जो आएगा वो तो एफ है, इसको F1 ले लें, इसको ले लें F2 और इसको ले लें F3, ठीक है। तो ये आपको बता दें, वायु माध्यम में बल ये, जल माध्यम में ये और ये। अब यहाँ पर इसका फार्मूला क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और इसमें F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 81 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और इसमें F3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 2 और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। हमने ये बताया कि ये इसका ये होता है। अब बताओ, तो ये सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे कम ये होगा और सबसे कम ये होगा। तो यानी आपको F1 बड़ा होगा F2 से और ये बड़ा होगा किससे, F3 से। याद रखना, बात समझ में आ गई होगी। सबसे ज़्यादा वायु में, उससे कम मिट्टी के तेल, सबसे उससे भी कम किस में, जल में। परावैतनांक में तो और इन्फिनिटी बल शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ बातें और बता दें, देखिए। अब मेन फार्मूला पर आ जाते हैं। किसी भी सिस्टम वाला फार्मूला ले लेते हैं, है ना। F बराबर हम AQ1 Q2 अपान R स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है ना। ये अब यदि हम यहाँ पर R को R/2 लिख दें, यदि हम R को क्या कर दें, R/2 लिख दें, दूरी को आधा कर दें, दूरी को क्या कर दें, आधा कर दें, तो ये आधा जब कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो F डैश इक्वल टू 1/4 यानी A Q1 Q2 अपान R/2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, F डैश बराबर A Q1 Q2 अपान R स्क्वायर बटे 4। तो यही क्या हो जाएगा, 4 और A Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और इसके जगह पर क्या लिख देंगे, तो ये हो जाएगा F डैश इक्वल टू 4F। क्या क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ। कि दूरी को आधा कर दिए तो बल कितना हो गया, 4 गुना। यहाँ से ये स्पष्ट हुआ कि दूरी को यदि आधा कर देंगे तो बल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यही ना पता चला, दूरी को आधा कर दिए बल 4 गुना हो गया। अब मान लीजिए दूरी को हम 2 गुना कर दें, दूरी को क्या कर दें, 2 गुना, तो क्या होगा, दूरी को 2 गुना कर देंगे तो क्या होगा, देखते हैं। यदि हम R को क्या कर दें, 2R कर दें, तो ये हो जाएगा, तो F डैश बराबर F/4 आएगा। हल करके इसी प्रकार देखोगे, ठीक है ना। अब यदि हम क्या कर दें, Q1 को 2Q1 कर दें और Q2 को भी 2Q2 कर दें और R को भी 2R कर दें। हम ये कह रहे हैं कि सभी राशियों को दुगुना कर दें, Q1 को दुगुना कर दें, Q2 को दुगुना कर दें, R को भी दुगुना कर दें, तो F डैश बराबर F बल उतना ही आएगा। और यदि Q1 को हाफ कर दें, Q2 को भी हाफ कर दें, R को भी हाफ कर दें, तो भी F डैश बराबर F आएगा। क्या पता चला, यदि कूलाम के नियम में सभी राशियों को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो भी बल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और सभी को दोगुना कर दिया जाए तो भी बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये कूलाम का नियम। अब ये बता दें, जो स्टार्ट में स्टेटमेंट है उसको हमने लिखवाया नहीं, तो बता तो दिया कि आप प्लेलिस्ट फिजिक्स 12th क्लास हिंदी मीडियम में जाएंगे
है ना, पिछले वर्ष वाले, यानी 2023 की प्लेलिस्ट अलग है, पिछले की अलग है, उसमें आप सब लिखने को लिखा भी होगा स्टेटमेंट, और इसमें बता दिए, समझ में तो सब आ ही गया होगा। अब पूरी फिजिक्स के लिए आप उसी प्लेलिस्ट से आप पढ़ेंगे। स्टार्ट की कुछ वीडियो में आवाज़ कम होने की वजह से हम ये दोबारा वीडियो बना रहे हैं, वैसे पूरा फिजिक्स उस प्लेलिस्ट में है, 1 से लेकर 14 अध्याय तक, है ना। क्रम से पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। कहीं भी दिक्कत आए तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो, है ना। चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी जो नई जानकारी होती जाएगी उसका हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फिजिक्स या बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों को बता दें, यदि इससे आप क्रम से पढ़ते जाते हो तो एक भी नंबर का ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो हमारे इस फिजिक्स प्लेलिस्ट में जितने वीडियो डाले हों उससे बाहर का कहीं आएगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, है ना। थैंक यू।